हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। और ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। इससे पहले के दो पार्ट यानी कि दो वीडियोस हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो दो वीडियो देखिए, तभी आपको ये पार्ट यानी कि ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं शीत युद्ध के दौर के बारे में। तो इससे पहले की दो वीडियो में मैंने क्या बताया, एक बार मैं आपको रिकैप करा देती हूँ कि हमने फर्स्ट वीडियो में शीत युद्ध के मीनिंग पढ़ी थी। जी हाँ, कि शीत युद्ध का क्या अर्थ था, उसका क्या अभिप्राय था, शीत युद्ध था क्या, जी हाँ ये एक युद्ध था भी या नहीं था, शीत युद्ध के क्या क्या दायरे थे, शीत युद्ध की क्या क्या सीमाएं थी, और सैन्य संगठन क्या थे। जी हाँ, और दोनों महाशक्तियाँ क्या थीं, कौन कौन सी महाशक्तियाँ थीं, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र क्या थे, और नाटो सीटो सेंटो क्या था, वार्सा संधि क्या थी। इन्हीं सारे टॉपिक्स को हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। और सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था गुट निरपेक्षता के बारे में। जी हाँ, गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश पढ़े थे हमने पढ़ा था निशस्त्रीकरण। जी हाँ, और उसके बाद हमने अपरोध, जी हाँ जो अपरोध वर्ड होता है इसकी क्या मीनिंग होती है यह भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि गुट निरपेक्षता का भारत से क्या संबंध है। जी हाँ, इन्हीं सब चीज़ों को हम पहले कवर चुके हैं। और हाँ, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी ज़रूरी है, तभी आपको हमारा थर्ड वीडियो समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत और शीत युद्ध। जी हाँ, भारत और शीत युद्ध के शीत युद्ध से क्या संबंध थे, भारत क्यों इतना ज़रूरी है, शीत युद्ध के बारे में मैं आपको ये बता दूं। हम जो हैं भारतवासी हैं, यानी कि हम भारत में रहते हैं, तो एग्जामिनर एग्जाम में भारत और शीत युद्ध के क्वेश्चन पूछकर हमसे यह जानना चाहते हैं कि हमें अपने भारत के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ पता भी है या नहीं, हमें अपने भारत की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है कि उसने क्या क्या राजनीतिक कदम उठाए थे, पहले के वर्षों में आज़ादी के बाद भारत ने क्या क्या कदम उठाए थे, हमें इन सब के बारे में कुछ भी नॉलेज है या नहीं, हमने चैप्टर पढ़ा भी है या नहीं, या फिर हम बिना पढ़े ही एग्जाम देने चले गए। तो एग्जामिनर भारत के बारे में क्वेश्चन पूछ कर सिर्फ यही जानना चाहते हैं। तो चलिए फिर इसीलिए हम जान लेते हैं कि भारत के शीत युद्ध से क्या संबंध थे। तो चलिए देखते हैं एक बार भारत और शीत युद्ध। जी हाँ, शीत युद्ध के दौरान, जी हाँ जब शीत युद्ध चल रहा था, कब शुरू हुआ था शीत युद्ध, 1945 में। जी हाँ 1945। तो 1945 में क्या हुआ था, जी हाँ सही समझे आप, द्वितीय विश्व युद्ध यानी का दूसरा विश्व युद्ध हमारा समाप्त हुआ था। और वो कैसे समाप्त हुआ था एक बार आपको मैं बता दूं कि जब अमेरिका ने जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम विस्फोट कर दिया था। जी हाँ, परमाणु हमला कर दिया था अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, और तभी से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि जापान की हार हो चुकी थी, अमेरिका जीत गया था, तभी हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। तो वो ईयर कौन सा था, 1945। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी ज़्यादा जनहानि हुई, जापान में इतने सारे लोग मरे कि विश्व ने सोच लिया था कि अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। जी हाँ, किसी भी हालत में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। तो आज तक आप जानते हैं 2020 चल रहा है और 1945 से अब तक कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। जी हाँ, कोई भी विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो तीसरा विश्व युद्ध ना हो इसके लिए क्या किया गया था, जी हाँ शीत युद्ध लाया गया था, ताकि शीत युद्ध के कारण ही हमारा तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो पाया है। तो अब यही इस शीत युद्ध का भारत से क्या संबंध था। आप जानते हैं कि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो और 1945 में शीत युद्ध आया था। तो अब आज़ाद भारत का शीत युद्ध से क्या संबंध था, अब हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया था। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन आया था। उस गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन कौन सा देश शामिल थे, एफ्रो एशियाई, जी हाँ अफ्रीका महाद्वीप के देश और एशिया महाद्वीप के देश। हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में ही आता है। तो इन दोनों महाद्वीप के देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, तब वो नव स्वतंत्र देश थे। जी हाँ, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था।
तो मतलब वो भी एक नया स्वतंत्र देश था। तो भारत के साथ साथ और जो नए देश आज़ाद हुए थे उन सब का नेतृत्व किसने किया था? भारत ने किया था। जी हाँ, भारत ने उन सभी नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया था तथा अपने हितों को पूरा किया। जी हाँ, अपने हितों को मीन्स अपने मकसद को, जो भी भारत का मकसद था कि अपने देश का विकास करना, अपने देश की आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देना, अपने देश में रोजगार पैदा करना, अपने देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सारे हितों को भारत ने पूरा किया था। आप जानते हैं जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तो 5 वर्ष की एक योजना बनाई जाती थी कि हमें 5 वर्ष में यह करना है, 5 वर्ष में यह करना है। तो प्रथम 5 वर्ष थे आज़ादी के बाद, तब क्या कृषि उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो इसी तरह से 5 वर्ष ऐसे ही करके अलग अलग योजनाएं लाई गई थी कि हर चीज़ पर ध्यान दिया गया था। तो इसीलिए भारत ने अपने हितों को पूरा किया था शीत युद्ध के दौरान। अब और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी पूरा करने का प्रयास किया। जी हाँ, दोनों महाशक्तियां यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों महाशक्तियों में जो भी मतभेद थे, मतभेद का मतलब कि जो भी गलतफहमियां थीं उन सबको दूर करने का प्रयास किया था भारत ने। यह भारत उन दोनों के बीच की एक ऐसी कड़ी था कि वह उन दोनों के बीच में समझौता करा रहा था। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं ना कि दो ग्रुप की लड़ाई हो जाए तो एक तीसरा ग्रुप आता है जो उन दोनों में समझौता कराता है। यानी कि हम एक क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो या तो मॉनिटर या फिर क्लास टीचर हम उसका समझौता कराती हैं। तो इसी तरह से भारत दोनों महाशक्तियों के बीच की एक कड़ी बन गया था। अब आगे देखते हैं हम गुटनिरपेक्षता के संस्थापक के रूप में भारत शीत युद्ध के प्रति 2 पहलू रहे। जी हाँ, गुटनिरपेक्ष के संस्थापक आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इस बारे में कि भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के रूप में भारत के शीत युद्ध के प्रति 2 पहलू रहे। जी हाँ, कोई एक पहलू नहीं बल्कि 2 पहलू रहे। अब वो 2 पहलू क्या था वो भी हम देख लेते हैं। पहला पहलू था भारत दोनों सैनिक गुटों से दूर रहा। जी हाँ, दोनों सैनिक गुट कौन से थे? यानी कि दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ। अब सैनिक गुट क्यों थे? अब महाशक्तियाँ होंगी तो इनके पास कितने सारे हथियार होंगे, कितने सारे सैनिक होंगे, तो इसीलिए दोनों महाशक्तियों को सैनिक गुट भी कहा गया है। तो दोनों सैनिक गुटों से दूर रहा, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपना कर दोनों महाशक्तियों से दूर रहा। उसने अलग ही अपना गुट बनाया, ना कि दोनों महाशक्तियों में शामिल हुआ। तो अब दूसरी क्या थी? जी हाँ, अब दूसरा रूप क्या था भारत का? दूसरा पहलू, दूसरी ओर भारत ने उन औपनिवेशिक राष्ट्रों के लिए आवाज़ उठाई। जी हाँ, किन औपनिवेशिक राष्ट्रों के लिए आवाज़ उठाई? जो शीत युद्ध, जी हाँ, जो शीत युद्ध के इस युद्धक गुटों से सदस्य बन रहे थे। जी हाँ, किन के लिए भारत ने आवाज़ उठाई? जो भी देश, यानी कि जो भी ऐसे देश जो इन दोनों महाशक्तियों के साथ जा रहे थे। जी हाँ, और भारत ने उनको रोकने की कोशिश की कि अगर तुम इनके साथ जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाओगे, क्योंकि जब ये दोनों महाशक्तियाँ युद्ध के समीप आ जाएंगी, जी हाँ, युद्ध करने लगेंगी, तब तुम सब फंस जाओगे और तुम्हारी बहुत ज़्यादा जनहानि होगी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बहुत सारे हथियार खर्च होंगे, बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे। तो इसीलिए भारत ने उन्हीं सब देशों के खिलाफ आवाज़ उठाई जो दोनों महाशक्तियों यानी कि दोनों युद्धक गुटों के सदस्य बन रहे थे। अब युद्धक गुट, जी हाँ, एक नया वर्ड यहाँ पर फिर से आया, युद्धक गुट। अब युद्धक गुट आप समझ ही गए होंगे, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। जी हाँ, युद्ध करना। तो ये दोनों महाशक्तियों को युद्धक गुट कहा गया है क्योंकि ये युद्ध करने को बिल्कुल परस्पर तैयार थीं। अब दोनों महाशक्तियाँ युद्ध करने के लिए परस्पर तैयार थीं, तभी तो हमारा शीत युद्ध लाया गया था। जी हाँ, ताकि तृतीय विश्व युद्ध होने से रोका जा सके। जी हाँ, तो हम आगे देख लेते हैं। इस प्रकार भारत का पक्ष ना तो नकारात्मक था और ना ही निष्क्रिय। जी हाँ, अब ये इस प्रकार भारत का पक्ष ना तो नकारात्मक था। जी हाँ, भारत की कोई गलत सोच तो नहीं थी कि तुम अब दोनों महाशक्तियों की तरफ मत जाओ, तुम हमारी तरफ आ जाओ, ऐसा तो कोई भारत का उद्देश्य नहीं था ना, बल्कि वो तो उन देशों को बचाना चाह रहा था, उनके जनहानि से, उनके नुकसान से उन सभी देशों को बचाना चाह रहा था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत की कोई भी नकारात्मक सोच नहीं थी। जी हाँ, भारत का पक्ष नकारात्मक नहीं था और ना ही निष्क्रिय। जी हाँ, ना तो भारत ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बल्कि भारत भी तो दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को पूरा कर रहा था। जी हाँ, जो उनमें मतभेद थे उनको दूर कर रहा था। तो इसीलिए ना तो भारत का पक्ष नकारात्मक था और ना ही निष्क्रिय था।
तो हम आगे देख लेते हैं। नेहरू ने स्पष्ट कहा, जी हाँ, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि नाम क्या है। अब एक फिर से नया वर्ड आ गया यहाँ पे। जी हाँ, अब ये नए वर्ड मैं बता रही हूँ ना, ये आपको याद करने, क्योंकि आपके एग्जाम में ये नए वर्ड्स आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो अगर आप अपने आंसर में नए वर्डों का यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जी हाँ, तो आप जान लेते हैं कि नाम क्या था, पर नहीं, मैं नहीं बताऊंगी आपको नाम क्या था। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि मैं भी तो जानूं कि आप बुक से भी पढ़ रहे हैं या नहीं। जी हाँ, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि नाम क्या था। पर हाँ, इसके बारे में आपको बहुत सारा बता चुकी हूँ। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि बहुत सारा मैं आपको बता चुकी हूँ इस बारे में कि नाम क्या था। हमने सेकंड पार्ट की जो वीडियो थी उसमें भी नाम के बारे में बहुत सारा पढ़ा था, पर मैंने उसमें नाम का बिल्कुल भी नाम नहीं दिया। जी हाँ, NAM, इसका मैंने बिल्कुल भी नाम नहीं दिया सेकंड पार्ट में। इसलिए आपको खुद सोचकर और ढूंढकर सुनकर बताना है और पढ़कर बताना है कि नाम है क्या। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था कि नाम भागने या पलायन करने की नीति नहीं है। जी हाँ, अब यह सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि NAM क्या था। भागने या पलायन करने की नीति नहीं है। जी हाँ, भारत ने जो भी कदम उठाया था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भी एक कदम उठाया था, उनका कहने का आशय बस यही था कि हमारा जो उद्देश्य है वो भागने या पलायन करने का नहीं है। हम जो इस आंदोलन में आए हैं उसका उद्देश्य, उसकी नीति भागने या पलायन करने की नहीं है। भागना क्या होता है? किसी भी चीज़ को छोड़कर दूर भाग जाना। अब मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। आप कोई काम कर रहे हैं, आपको वो काम पसंद नहीं आ रहा या आपका मन नहीं कर रहा उस काम को करने का, तो आप क्या करना, उस काम को छोड़कर चले जाते हैं। जी हाँ, तो ये तो हुआ भागना। जैसे कि कहीं पर लड़ाई हो रही है और आपको कहा गया कि आप इनमें समझौता करो, आप समझौता करने के बजाय वहाँ से भाग जाओ, तो क्या होगा। और पलायन करना भी वही है कि चले जाना। जी हाँ, बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाना। तो भारत की ऐसी भी कोई उद्देश्य नहीं था। जी हाँ, भारत का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था भागने का या फिर पलायन करने का। तो अब आगे देख लेते हैं हम। भारत ने अपने शांति मिशन में अन्य गुटनिरपेक्ष देशों को भी शामिल किया था। जी हाँ, जो भारत की ये नीति थी भागना पलायन करने की नीति, तो एक शांति की नीति थी। जी हाँ, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई हथियारों का खेल नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। तो क्या थी ये? शांति। जी हाँ, शांति मिशन था ये भारत का। तो शांति मिशन में भारत ने अन्य गुटनिरपेक्ष देशों को भी शामिल किया था। गुटनिरपेक्ष देश कौन से थे? जी हाँ, जो दोनों महाशक्तियों से अलग थे, जिन्होंने दोनों महाशक्तियों को छोड़कर एक अपना अलग गुट बनाया था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तृतीय विश्व यानी कि तीसरी दुनिया के देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों को कहा जाता है। तो तृतीय विश्व के देश थे, उन्हें भी भारत ने अपने शांति मिशन में शामिल किया था। अब शांति मिशन क्या था? NAM, जिसे आपको कमेंट करके बताना है कि क्या था ये NAM। तो हम आगे देख लेते हैं एक बार। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को कई बार आलोचना भी सहनी पड़ी। जी हाँ, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को कई बार आलोचना भी सहनी पड़ी। अब आलोचना क्या होती है? जी हाँ, आलोचना का मतलब होता है बुराई। तो भारत की इस गुटनिरपेक्ष नीति को कई बार बुराइयों का सामना भी करना पड़ा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति थी वो गलत थी, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी निंदा की, इसकी बुराई बताई, पर क्या हुआ जान लेते हैं आगे कि इतनी बुराई के बावजूद भी क्या हुआ। परंतु भारत द्वारा प्रारंभ किए गए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलू से कहीं ज़्यादा वजनदार थे। जी हाँ, तो क्या हुआ, जब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देशों ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की बुराई की, आलोचना की, तो उसके बाद पता लगा कि जो भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नकारात्मक पहलू है ना, उससे कहीं ज़्यादा वजनदार तो सकारात्मक पहलू है। जी हाँ, जैसे कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसका डिसलाइक जो होते हैं ना बहुत कम होते हैं और लाइक बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब लोगों को पसंद, जिन लोगों को पसंद नहीं आई वो तो बहुत कम है और जिन लोगों को पसंद आई वो बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जिन्होंने डिसलाइक किया था ना, वो लोग, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम थी और जिन्होंने लाइक किया था उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ, तो आई होप आप बहुत
अच्छे से समझ गए होंगे भारत और शीत युद्ध, भारत और गुटनिरपेक्षता। जी हाँ, तो एक बार और बता दूं मैं गुटनिरपेक्षता, एक बार और बता देती हूँ मैं आपको कि भारत को ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सबसे बड़े संस्थापक के रूप में जाना जाता है और इसके साथ अन्य देश भी शामिल थे। जी हाँ, कौन से देश थे? 5 देश थे। उन 5 देश के प्रधानमंत्री के नाम भी आपको याद करने जरूरी हैं क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। और इसी चैप्टर की सेकंड वीडियो में मैं आपको उन सब के बारे में, उन सब के देशों के बारे में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ, तो आप वो जाकर बहुत अच्छे से देखिएगा और हाँ, याद भी कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।